सिद्धार्थ ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। वो आईने के सामने खड़ा अपने बालों में कंघी कर रहा था। उसकी पत्नी शिखा किचन में गर्मा गर्म पराठा बना रही थी। तभी शिखा का मोबाइल फोन जो उसके बिस्तर पर रखा हुआ था वो बज उठा। सिद्धार्थ ने फोन देखा तो उस पर दीपिका कॉलिंग लिखा रहा था। उसने गंदा सा मुंह बनाया। तभी शिखा की आवाज किचन से आई। सिद्धार्थ, मेरा फोन बज रहा है। अरे देखो तो किसका है? दीपिका का है। तो उठाओ ना, देखो तो क्या बोल रही है। लेकिन सिद्धार्थ ने दीपिका का कॉल पिक नहीं किया। इस बीच कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। तभी एक बार फिर से दीपिका का कॉल आने लगा। सिद्धार्थ ने मोबाइल उठाया और उसे लेकर शिखा के पास गया। लो, तुम ही बात कर लो ना। तुम भी ना सिद्धार्थ, हद करते हो। दीपिका तुम्हारी साली है, तुम उसे ऐसे बिगड़ते हो जैसे कि वो तुम्हें खा जाएगी। ये कहकर शिखा ने फोन उठाया। उसके फोन उठाते ही, ओए कहाँ थी तू? इतनी देर से फोन क्यों उठाया? सुबह सुबह ही जीजाजी से रोमांस कर रही थी क्या? अरे यार, शादी के बाद सुबह सुबह रोमांस पति के साथ नहीं, किचन में पराठों के साथ होता है। पराठे बना रही हूँ तुम्हारे जीजाजी के लिए। ऑफिस का समय हो रहा है ना? सही है। सुन, मैं 3 महीने के लिए दिल्ली आ रही हूँ, ऑफिस की ट्रेनिंग है। सच? सुबह सुबह तूने मस्त खुशखबरी दी है। आजा, बहुत दिन हुए तुमसे मिले हुए। यहाँ मिलकर तीनों खूब मस्ती करेंगे। शिखा दीपिका की मौसली बहन थी। दोनों बहनें कम, दोस्त ज्यादा थे। शिखा ने दीपिका के आने के बाद खुशी खुशी सिद्धार्थ को बताई तो उसका मुंह उतर गया। कब आ रही है वो? परसों की फ्लाइट है उसकी। परसों? इतनी जल्दी? कितने दिनों का प्लान है? सिद्धार्थ ने ये बात ऐसे कही जिसे सुनकर शिखा ने उसे कहा, क्या बात है, दीपिका के आने के बाद पर इतना ठंडा रिएक्शन? अरे जीजाजी लोग तो साले के आने पर खुश होते हैं, और एक तुम हो जिसका चेहरा का रंग उतर गया है। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। मेरा रंग क्यों उतरेगा? सिद्धार्थ दीपिका के आने की बात सुनकर नर्वस हो गया था। जब वो कार ड्राइव करके अपने ऑफिस जा रहा था तो उसे दीपिका के साथ अपनी मुलाकात याद आ रही थी। 2 साल पहले की बात है। सिद्धार्थ दूल्हे के ड्रेस में बहुत ही हैंडसम लग रहा था। वो स्टेज पर खड़ा था, बरमला की तैयारी हो रही थी। तभी, वाह जीजाजी, आप तो बहुत ही हट लग रहे हैं। जी कर रहा है कि आपको हग कर लूं। दीपिका की बात सुनकर सिद्धार्थ उसे घूरने लगा तो दीपिका ने हंसते हुए कहा, क्या बात है, ऐसे क्यों घूर रहे हैं? कुछ करने का इरादा है क्या? सिद्धार्थ अब भी दीपिका को घूर रहा था। तभी दीपिका जोर से खिलखिलाते हुए बोली, अरे जीजाजी, आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? मैं कोई गैर नहीं, आपकी आधी घरवाली, I mean साली हूँ। दीपिका नाम है मेरा। बरमला के स्टेज पर यही थी दीपिका के साथ उसकी पहली मुलाकात। बहरहाल सिद्धार्थ और शिखा की शादी हो गई। जब वो शिखा को विदा करके ले जाने लगा तो दीपिका उसके पास आई और उसके कानों में कहा, क्यों जीजाजी, रात को सोने तो दोगे ना शिखा को, या फिर पूरी रात? दीपिका की बात सुनकर सिद्धार्थ झिप गया। उस मुलाकात ने सिद्धार्थ के मन में दीपिका की एक अलग ही छवि बना दी। फिर उन दोनों की कभी मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन 2-3 बार फोन पर बात हुई। तो क्यों जीजाजी, अरे कभी आप भी तो फोन कर लिया करो अपनी प्यारी और हट साली को। जी करूँगा। कब? रात को? पर रात को तो आप कुछ और कर रहे होंगे ना? फिर दीपिका खिलखिलाकर हंसती। सिद्धार्थ उस दिन ऑफिस में भी अपसेट रहा। खैर, दीपिका की आने का दिन आ गया। तुम भी चलो ना एयरपोर्ट दीपिका को लाने के लिए। अरे सिद्धार्थ, देख नहीं रहा कितना काम पड़ा है घर पर? अगर तुम्हारे साथ आओगी तो खामोखा बहुत देर हो जाएगी। तुम चले जाओ ना, मैं तब तक लंच तैयार करके रखूंगी। उदास मन से सिद्धार्थ एयरपोर्ट गया। जब वो एयरपोर्ट पहुंचा तो दीपिका की फ्लाइट लैंड कर चुकी थी। वो एयरपोर्ट के बाहर काले रंग की मिनी स्कर्ट में खड़ी थी। जैसे ही सिद्धार्थ वहां पहुंचा, उसने दौड़कर उसे गले से लगा लिया।
सिद्धार्थ का दिल जोरों से धड़कने लगा। क्या जीजाजी, बहुत तड़पाते हो आप। कहाँ रह गए थे आप? 10 मिनट से आपकी खूबसूरत और हॉट साली यहाँ आपका वेट कर रही है और आप है कि अब आ रहे हैं। वो ट्रैफिक में फंस गया था। अरे कभी हमारे निकाहों के घेरे में भी फंसिए ना, निकलने का मन ही नहीं करेगा। ये कहकर दीपिका फिर से खिलखिलाकर हंस पड़ी और एक बार फिर से सिद्धार्थ के गले लग गई। सिद्धार्थ चुपचाप खड़ा दीपिका को देखता रहा। क्यों जीजाजी, इसी तरह चिपकी रहना है या घर भी जलना है? सिद्धार्थ की आंखें शर्म से झुक गई। कुछ देर बाद दीपिका और सिद्धार्थ कार में बैठे घर की ओर जा रहे थे। थोड़ी देर बाद वो घर पहुंचे। घर पहुंचकर दीपिका ने जैसे ही शिखा को देखा तो ओह माय डार्लिंग, कितनी खिल गई हो तुम। लगता है जीजाजी खूब प्यार करते हैं तुम्हें। तू भी कर ले शादी, तुझे भी तेरा पति खूब प्यार करेगा। क्या शिखा, तुम भी प्यार करने के लिए शादी की क्या जरूरत? क्यों जीजाजी? ये कहकर दीपिका ने सिद्धार्थ की ओर देखकर आंख मार दी। सिद्धार्थ इधर उधर देखने लगा। दीपिका को आए हुए 2 हफ्ते हो गए थे और इन 2 हफ्तों में उसने कई बार सिद्धार्थ को छेड़ा और कई बार तो उसके साथ ऐसे हरकत की कि उसका मन हुआ कि वो शिखा को बता दे। 2 दिन पहले की बात है, शिखा घर पर नहीं थी। दीपिका बाथरूम में नहा रही थी। तभी उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, जीजाजी, जीजाजी, अरे जल्दी आइए, मुझे बचाइए। सिद्धार्थ उस समय बहुत ही जरूरी फाइल पर काम कर रहा था, लेकिन उसने जैसे ही दीपिका की चिल्लाने की आवाज सुनी, ये तो दीपिका का आवाज है, क्या हुआ उसे? वो भागा भागा बाथरूम की ओर गया। दीपिका अब भी चिल्ला रही थी, जीजाजी, जीजाजी बचाइए, बचाइए। दीपिका ने बाथरूम का दरवाजा खोला। उसके कपड़े पूरी तरह गीले थे। वो एक बार फिर से सिद्धार्थ के गले लग गई। क्या हुआ दीपिका, तुम चिल्ला क्यों रही हो? जीजाजी, जीजाजी, अभी यहाँ पर एक छिपकली थी, वो मुझे ही घूर रही थी। छिपकली? यहाँ छिपकली कैसे आ गई? वो मुझे पता नहीं, शायद मुझे नहाते देखने का उसका मन हो। ये कहकर वो एक बार फिर से हंस पड़ी। इस बार सिद्धार्थ को उसके इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। दीपिका देखो, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता, प्लीज ये सब मत किया करो। अगर शिखा को पता चल गया तो मेरे बारे में क्या सोचेगी? शिखा को बोलेगा कौन? जी दीपिका ने ये कहकर एक बार फिर अपनी एक आंख मारी। सिद्धार्थ वहां से चला गया, लेकिन दीपिका की इन सब हरकतों के कारण सिद्धार्थ अब बहुत डरा डरा और टेंशन में रहने लगा। एक दिन जब शिखा ने उसे इसका कारण पूछा तो शिखा, दीपिका का बिहेवियर मुझे सही नहीं लगता है। वो कुछ अजीब सा मजाक किया करती है, मैं उनमें अनकंफर्टेबल फील करता हूँ। अरे सिद्धार्थ, तुम भी ना, अरे वो साली ही तुम्हारी, वो नहीं करेगी तुमसे मजाक तो फिर कौन करेगा? एक बात और, वो हमेशा से ऐसे ही है। उसकी बातों पर इस तरह टेंस हो जाओगी तो फिर वो क्या, बात आई गई हो गई। सिद्धार्थ भी शिखा की बातों को सुनकर चुप भी रह गया। लेकिन उस रात की घटना ने सिद्धार्थ की चिप्पी तोड़ दी। असल में कुछ दिनों से शिखा की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। उस रात शिखा को दवा देकर सिद्धार्थ लॉबी में टहल रहा था, क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी दीपिका वहां आ गई। क्या हुआ जीजाजी, नींद नहीं आ रही है क्या? हाँ, थोड़ा सिर में दर्द है। अरे तो मुझे बोला क्यों नहीं? रुकिए, मैं अभी आपको बाम लगा देती हूँ। अरे नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन दीपिका कहाँ मानने वाली थी। वो बाम की शीशी ले आई और सिद्धार्थ को जबरदस्ती बिठाकर उसके सिर में बाम लगाने लगी। बाम लगाते लगाते वो सिद्धार्थ के करीब भी आ रही थी और वो जानबूझकर अपनी गर्म सांसें सिद्धार्थ के ऊपर छोड़ रही थी। सिद्धार्थ को अनकंफर्टेबल लग रहा था, लेकिन वो वही हरकत किए जा रही थी। तो सिद्धार्थ का गुस्सा फूट पड़ा। एनफ इज एनफ दीपिका, प्लीज ये मत करो। मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ कि ये सब मुझे पसंद नहीं। देखो, किसी भी रिश्ते की एक सीमा होती है, उसे मत लंघो। माना कि जीजा और साली के बीच मजाक की रिश्ता होती है,
लेकिन मजाक का ये मतलब नहीं कि फीलिंग्स का ही मजाक बन जाए। मेरी वाइफ बीमार है, पिछले कई दिनों से मैं ठीक से सो नहीं पाया हूँ। हर वक्त सोचता रहता हूँ कि शिखा जल्द से ठीक हो जाए, और तुम हो कि। सिद्धार्थ ने इतनी जोर से ये सब कहा कि शिखा बाहर आ गई। अरे शिखा, तुम क्यों बाहर आ गई? आई एम सॉरी सिद्धार्थ, तुमने मुझे पहले भी बोला था, लेकिन मैंने ही सीरियस नहीं लिया। दीपिका, सिद्धार्थ सही कह रहे हैं, मजाक के रिश्ते की आड़ में कुछ भी करने की छूट नहीं दी जा सकती। आई एम सॉरी दीपिका, लेकिन तुम हमें अकेला छोड़ दो और खुशी से रहने दो। हालांकि दीपिका को भी अब अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने उन लोगों से माफी मांगी और अगले ही दिन वहां से चली गई। प्रतीक और निकिता की शादी अभी अभी हुई है। दोनों एक साथ बहुत खुश लग रहे हैं। अच्छा, एक बात बोलो, तुम शादी के लिए मुझे ही क्यों पसंद किए? सच बोलूं तो तेरा बाप से सारा पैसा हड़पने से तुमसे शादी किया। कब वो बुढ़ा मरेगा और सब कुछ मुझे मिल जाएगा। अरे कहाँ खो गए, बताओ ना। कोई एक रीजन होता तो मैं झट से बोल देता डार्लिंग, पर तुम तो सर से पाँव तक एक नंबर हो। ऊपर से इतनी अच्छी और सुलझी हुई लड़की से कौन शादी नहीं करना चाहेगा। अब चलो तुम बताओ, तुम इतने सारे रिश्तों में से मुझे क्यों शादी के लिए पसंद किया? एक्चुअली तुम्हारी ये नीली आंखें मुझे बहुत पसंद है। तुम्हारे आंखों में देखते ही मुझे प्यार हो गया था। प्रतीक को अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना था, पर बिजनेस खड़ा करने के लिए इतने सारे पैसे वो कहाँ से लाता। इसीलिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मतलब निकिता से शादी कर ली। देखते ही देखते उनकी शादी को 1 साल हो गया। प्रतीक भी बड़ी चालाकी से निकिता से अपने प्यार इजहार करता रहता था। कहाँ थे तुम इतने लेट तक? मैं बहुत गुस्सा हूँ। अरे पगली, बिजनेस के सिलसिले में मुझे बहुत सारे लोगों के साथ मिलना पड़ता है, इसलिए लेट हो जाता हूँ। अच्छा ठीक है, फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगा देती हूँ। मैं तो आज मीटिंग के बाद उनके साथ डिनर कर लिया। क्या करता, सबका दिल रखना भी पड़ता है ना। प्रतीक बहुत अच्छे से निकिता को हर चीज में मना लेता था, पर जब रोज रोज प्रतीक घर पर लेट आने लगा और पूछने पर बहाना बनाया तो निकिता को भी शौक होने लगा। फिर एक दिन निकिता प्रतीक को फॉलो की और कुछ देर के बाद प्रतीक को एक घर में घुसते हुए देखी। पीछे पीछे निकिता भी उस घर के पास गई और खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश की। अरे ये कौन है? इसे तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। निकिता प्रतीक को एक लड़की के साथ देखती है जो कि प्रेग्नेंट है। ये सब देख के निकिता बहुत गुस्सा हो जाती है और अंदर जाकर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? तुम इतने बड़े चीटर हो। आज मैं पापा को सब कुछ बोल दूंगी, देखना वो तुम्हारा क्या हाल करेंगे। अब मुझे समझ में आया तुम्हारा रोज रोज घर लेट आना और नए नए बहाने बनाना। आप कौन है? तुम जिनके साथ खड़ी हो वो मेरे पति है। पति? प्रतीक शादीशुदा है। ये सुनकर वो लड़की चौंक जाती है। पर प्रतीक, अरे निकिता, तुम यहाँ कैसे? ऐसा कुछ भी नहीं है निकिता जो तुम सोच रही हो। ये मेरी बचपन की दोस्त है रेखा। उसका पति उसे प्रेग्नेंट करके ऐसे अकेला छोड़ के चला गया है और बेचारी इस हालत में कहाँ ढूंढेगी उसे, बोलो। अच्छा तुम बताओ, तुम्हारी कोई बचपन की दोस्त ऐसी हालत में होती तो तुम क्या करती? प्रतीक से ऐसी बातें सुनकर निकिता को बहुत दुख होता है कि वो अपने पति पर शक की। मेरी अपनी दोस्त इस हालत में होती तो मैं उसे सीधा मेरे घर पे ले आती। हाँ रेखा, आज से तुम हमारे साथ रहोगी। ऐसे हालत पे अकेले रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। अरे नहीं,
प्रतीक के ना चाहते हुए भी निकिता रेखा को अपने घर ले आती है और रेखा का खूब ख्याल रखती है। प्रतीक, तुम धोखेबाज हो। तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपाई कि तुम पहले से शादीशुदा हो और मैं तुम्हारी जाल में फंस गई। अरे रेखा, प्यार तो मैं तुमसे ही करता हूँ। निकिता से मेरी शादी सिर्फ एक नाटक है। मैं उसे बहुत जल्दी डिवोर्स देकर तुमसे शादी कर लूँगा। हाँ, बस मुझे थोड़ा वक्त दे दो मेरा बिजनेस सेटल होने तक। प्रतीक एक तरफ अपनी पत्नी निकिता के साथ प्यार का झूठा नाटक करके उसे धोखा दे रहा था और दूसरी तरफ रेखा को भी ऐसी मजबूरी में डाल दिया था। फिर कुछ दिन गुजर गए। रेखा, रेखा, उठो, अब जल्दी से ये जूस पी लो। मैं तुम्हारे मनपसंद ब्रेकफास्ट बनाई हूँ। तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। अरे, तुम मेरे पति के बचपन की दोस्त हो। तुम मेरे लिए भी बहुत स्पेशल हो, समझी? अब चलो जूस पी लो। देखते ही देखते महीना गुजरता गया और रेखा को एक प्यारी सी बेटी हुई। अरे, बच्ची की आंखें तो एकदम प्रतीक की जैसे हैं, नीली नीली। निकिता जैसे रेखा का ख्याल रखती थी, उसे कई गुना ज्यादा उसकी बच्ची को प्यार देने लगी। प्रतीक रोज रात को रेखा से मिलने छुपके से उसके कमरे में चला जाता था। निकिता को भी ये बात पता चल गया था, पर वो फिर से अपने पति पे शौक नहीं करना चाहती थी। अब जब बच्ची होने के बाद भी प्रतीक छुपके से रेखा के कमरे में जाता रहता था, तब निकिता को ये बात खटकने लगी और वो एक रात, डार्लिंग, आई लव यू। मैं उस निकिता को जल्दी ही छोड़ दूंगा, फिर हम एक साथ बहुत खुश रहेंगे। छोड़ दोगे? निकिता इतनी अच्छी लड़की है और तुम उसे धोखा दोगे? तुम उसे उसके पैसों के लिए शादी किए हो? तुम बहुत बड़े चीटर हो। मैंने तुम जैसे इंसान से कभी प्यार किया? गॉड मुझे कभी माफ नहीं करेगा। निकिता दरवाजे के पास खड़ी होकर ये सारी बातें सुन लेती है। उसे तो बहुत बड़ा झटका लगता है। निकिता चाहती तो उसी वक्त रेखा को धक्का मार के घर से निकाल देती और प्रतीक को पुलिस के हवाले कर देती, पर वो रेखा की बच्ची से इतना प्यार करने लगी थी कि उसे खुद से दूर नहीं करना चाहती थी। इसीलिए उस रात वो चुप रही और रो रो के सो गई। निकिता, निकिता, ये लो तुम्हारा स्पेशल कॉफी। तुम और मेरे लिए कॉफी बनाई हो? तुम इतने दिनों से मेरा ख्याल रखती हो। शायद ही मेरा कोई अपना मेरे लिए इतना सब कुछ करता, और मैं तुम्हारे लिए एक कप कॉफी नहीं बना सकती? थैंक यू। चलो, तुम कुछ तो मेरे बारे में सोची निकिता। निकिता, एक्चुअली मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। आई नो तुम सब सच सुनने के बाद मुझे शायद कभी माफ नहीं करोगी, पर मैं ये खेल और नहीं खेल सकती। रेखा निकिता को एक एक करके वो सारी बातें बताई जो प्रतीक और उसके बीच का था। मुझे नहीं पता था कि प्रतीक पहले से शादीशुदा है और मैं उसकी प्यार की जाल में फंस गई। हो सके तो मुझे माफ कर दो निकिता। मैंने अनजानों में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। निकिता रेखा से सच्चाई सुनकर उसे माफ कर देती है। प्रतीक जैसा एक घटिया इंसान तो अपने झूठे प्यार में किसी को भी फंसा सकता है। क्या पता अब वो और किसी को फंसा रहा होगा अपने जाल में। मुझे तो शक उस दिन ही हो गया था जब मैंने देखा बच्ची का आंख एकदम प्रतीक की जैसा है। अब हमें क्या करना चाहिए रेखा? वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो और मैं जो कहती हूँ वही करो। उस प्रतीक को तो मजा चखाना ही चाहिए। रेखा और निकिता दोनों प्रतीक के इस झूठे प्यार के खेल को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते थे, पर ये सब होगा कैसे? मुझे अच्छी तरह से पता है आजकल वो कहाँ जाता है।
ओह माय लव, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम बस घर से 20 लाख रुपया कैसे भी करके ले आओ। एक बार मेरा बिजनेस शुरू हो जाए तो हम तुरंत शादी कर लेंगे। देखना, हम दोनों बहुत खुश रहेंगे। अच्छा, और कितनी बार शादी करोगी मिस्टर प्रतीक मल्होत्रा? पापा, आप? अब प्रतीक का खेल खत्म हो चुका था। पता नहीं हमारे समाज में ऐसे कितने सारे धोखेबाज भरे हुए हैं, पर हमें इन सब से सतर्क रह के जिंदगी का फैसला बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए, क्योंकि शादी कोई 1-2 दिन का खेल नहीं, जिंदगी भर का सवाल है। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, और इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूले। जल्द ही मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। नमस्ते। अंशिका बिमला सास बहू थे और रघुनाथपुर नाम के एक गांव में रहते थे। उनके पास बहुत संपत्ति थी, पर उनके बच्चे नहीं थे। सच तो ये था, पैदा होने वाली हर लड़की संतान को बिमला मार दिया करती थी। बाद में वो अंशिका को धमकी देती थी ताकि वो किसी से कुछ भी ना कहे। जान ले लेने की धमकी की वजह से अंशिका अपने ससुर और पति से यही कहती थी कि प्रसव के बाद बच्चे की मृत्यु हो गई, पर मन ही मन उसे बड़ा दुख होता था और वो बस चुपचाप भगवान से प्रार्थना करती रहती थी। हे ईश्वर, मेरी सासू माँ ने अभी तक 12 बच्चियों को मार दिया है। अगर इस बार भी कन्या संतान जन्म ले तो उसे भी मार देगी। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, कृपया मुझे फिर से कन्या संतान ना दे। अगर मेरी बच्ची ना भी हो तो भी ठीक है, मैं 5 महिला कहलाए के रह जाऊंगी, लेकिन बेवजह बच्चियों का जान नहीं लेना चाहती। अंशिका रोने लगती है। अंशिका की प्रार्थना का उत्तर मिल जाता है। अगले दिन उसे पता चलता है कि वो गर्भवती है। हर कोई खुश होता है, लेकिन अंशिका तनाव में होती है और तब बस प्रार्थना करती रहती है कि किसी बच्ची का जन्म ना हो, भगवान उसे बच्ची ना दे। क्या अंशिका भगवान से प्रार्थना कर रही हो कि लड़की का जन्म ना हो? तो जोर जोर से प्रार्थना करो, नहीं तो इस बार बच्ची के साथ साथ तुम्हारी भी मौत हो जाएगी। बिमला की ऐसे बातें सुनकर अंशिका बहुत ज्यादा डर जाती है। दिन निकलते जाते हैं। दर्द शुरू होने के 2 दिन पहले अंशिका अपने पति से कहती है, हर बार मेरे प्रसव के समय आप मेरे साथ नहीं होते हैं। इस बार आप बच्चे के जन्म के दौरान मेरे साथ रहे। मुझे पूरा विश्वास है, अगर आप रहेंगे तो हमारा संतान जीवित रहेगा। पता नहीं अंशिका क्या बात है, लेकिन जब भी तुम्हारी प्रसव का समय होता है, केवल मुझे और पिताजी को ही काम के सिलसिले में शहर जाना होता है। इस बार चाहे कितना भी काम हो, मैं नहीं जाऊंगा। मैं अब से तुम्हारे साथ ही रहूंगा, ये वादा है। श्रीतम अंशिका से वादा करता है। ये सुनकर अंशिका बहुत खुश हो जाती है और मन ही मन कहने लगती है, हे ईश्वर, इस बार डिलीवरी के बाद बच्चे का मुंह देखने वाले सबसे पहले इंसान मेरे पति ही होने चाहिए। अगर वो लड़की हो तो बच जाएगी। इस तरह वो बार बार ईश्वर से विनती करने लगती है। 2 दिन निकल जाते हैं। अंशिका को प्रसव वेदना शुरू हो जाती है। उस दिन उसके पति अंशिका को थोड़ा हिम्मत रखने के लिए कहते हैं और वो स्वयं उसे अस्पताल ले जाते हैं। सासू माँ भी अस्पताल आती है। अस्पताल के बाहर बहुत भीड़ थे और वहीं पे सुशांत और श्रीतम घूम रहे थे। तब बिमला मन ही मन सोचती है, अगर ऐसे ही घूमते रहे तो बच्ची को मरना संभव नहीं होगा। कुछ तरकीब लगा के श्रीतम को यहाँ से दूर भेजना होगा। मन ही मन सोचने के बाद बिमला एक परिकल्पना बनाती है और फिर वो श्रीतम के पास जाके कहती है, अरे श्रीतम, मैं घर पे ठीक से ताला नहीं लगाई, तुम घर जाके ताला लगा के आना। और मैं अपनी साड़ी भी लाना भूल गई हूँ। अगर वो यहाँ 2 दिन रुकने के लिए कहे
तो मैं यहाँ वहाँ भटकना नहीं चाहती। माँ, मैं दरवाज़ा बंद करके आया हूँ और मैं यहीं पर हूँ ना। अगर कपड़े की ज़रूरत पड़ी तो मैं जाके ले आऊँगा। आप घबराए नहीं, मैं थोड़ा तनाव में हूँ अभी। श्रीतम कहता है। चाहे वो कितना भी बहाना बना ले, पर श्रीतम वहाँ से हिलने को तैयार नहीं था। बिमला उसे बात करना बंद कर देती है और ईश्वर से प्रार्थना करने लगती है। हे ईश्वर, इस बार एक लड़का दे दीजिए, मुझे बस लड़का चाहिए। इस बार आपके नाम पर प्रसाद चढ़ाऊंगी। ईश्वर से बिमला प्रार्थना करती है। तब तक डॉक्टर बाहर आती है और कहती है, माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित है, आप एक बार अंदर जाके देख लीजिए। ये सुनकर बिमला अकबकाते हुए डॉक्टर से पूछने लगती है, डॉक्टर साहब, लड़का है या लड़की? आप खुद ही अंदर जाके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। और ठीक है कहकर अंदर जाती है। अंदर जाते ही वो देख के आश्चर्य हो जाते हैं। वहाँ एक साथ 12 झूलों में 12 बच्चियां थी। ये देखकर बिमला वहीं पे बेहोश हो जाती है। श्वेतन भी बहुत आश्चर्य होता है। एक डिलीवरी में 12 बच्चे, ये कैसे संभव है? श्वेतन सोचते ही रह जाता है। फिर वो बेहोश पड़ी बिमला को उठाता है। हे ईश्वर, ये आपने क्या कर दिया? मैंने आपसे कहा था एक पुत्र संतान चाहिए। मैंने 12 लड़कियों को मारा था। उनकी यादों में आपने फिर से 12 लड़कियों को ही भेजा। 12 लड़कियों को मैं कैसे पालूंगी? ऐसा कहकर बिमला रोने लगती है। पीछे से श्रीतम सारी बातें सुन लेता है और उसे बड़ा गुस्सा आता है। माँ, तुमने ये क्या कहा? सारी बच्चे मरे नहीं, तुमने उन्हें मारा था। ये तुमने क्या किया? तुमने 12 बच्चियों की जान ले ली। तुम भूल गई क्या कि तुम खुद एक औरत हो? हाँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे माफ कर दो। इसलिए ईश्वर ने मुझे सही सबक सिखाया। मैंने यहाँ तक नहीं सोचा कि वो एक छोटा सा बच्चा है और मैंने उसे मार दिया। मेरे जैसे पापी को जिंदा भी नहीं रहना चाहिए। मैंने कानूनी वारिफ के बारे में सोच के एक लड़का चाहा। बारिश पाने की चाहत में मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। शर्मिंदगी के साथ साथ वो माफी मांगने लगती है। श्रीतम उसे माफ नहीं करता, बल्कि और ज्यादा नफरत करने लगता है। इस बीच डॉक्टर वहाँ आती है। अंशिका की बताए जाने तक मुझसे तुम्हारी माँ के व्यवहार के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वास्तव में आपका एक ही संतान हुआ है। तुम्हारी माँ की ख्वाब से अंशिका बहुत चिंतित थी, इसीलिए मैं सारी बच्चों को चिल्ड्रंस वार्ड से यहाँ लाकर रखा। मैं ऐसा किया ताकि तुम्हारी माँ को सही सबक मिले और तुम्हें सच्चाई का पता चल जाए। डॉक्टर की ऐसी बातें सुनकर श्रीतम कहता है, आपने बहुत सही किया। माँ का सच पता चल गया। आज अपने बच्चों से दूर होना कैसा लगता है, अब पता चलेगा। उसे पता चलता है कि उसका बच्चा कौन है। फिर उसे और अंशिका को साथ लेकर वो वहाँ से चला जाता। ऐसे क्यों घूर रहे हो? पैसे लाए हो? हाँ, लाया हूँ ना। सुनो, तुम्हारे लिए मेरे पास एक ऑफर है। मैं तुम्हें 30,000 दूंगा। आज रात तुम्हें बस मेरे साथ चलना होगा। मेरे घर में आज बर्थडे पार्टी है। मेरी कुछ दोस्त आए हुए हैं। तुम्हें मेरी दोस्त को बस मनोरंजन करना होगा। बोलो, चलोगी क्या? ठीक है, मैं चलूंगी। बोलो कब चलना है? ठीक 2 घंटे बाद मैं तुम्हें कॉल करूंगा और बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाना। आदित्य वहाँ से चला जाता है। 2 घंटे बाद नीता आदित्य के बताए हुए एड्रेस पे पहुँचती है और डोरबेल बजाती है। लगता है आ गई। मैं आता हूँ अभी डोर ओपन करके। तुम लोग पार्टी एंजॉय करो। आदित्य डोर ओपन करता है। नीता घर के अंदर आती है। आदित्य नीता को घूरता रहता है। अरे वाह, क्या बात है। आज तो तुम बिल्कुल कयामत डाल रही हो। अब चलो अंदर, मैं तुम्हें अपनी दोस्तों से मिलवाता हूँ। तभी आदित्य अपने सभी दोस्तों को नीता से मिलवाता है और सब पार्टी करने लगते हैं। तभी नीता मन में सोचती है, ये आदित्य का बच्चा तो बहुत अमीर लगता है। इतना आलीशान घर मैंने तो आज तक नहीं देखा था। कुछ कर नीता, कुछ कर।
कब तक छोटे मोटे पैसे कमाती रहेगी? मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे पूरी जिंदगी आयुष बीते। जानू, ये लो केक खाओ और बेडरूम में चलो, मुझसे अब सब्र नहीं हो रहा। इतनी भी जल्दी क्या है बाबू, पहले फ्रेश तो होने दो थोड़ा। नीता फ्रेश होने चली जाती है। कुछ देर बाद नीता बेडरूम में आती है। आइए नीता जी, अंदर आइए। तभी नीता अंदर आती है और राकेश की आंखों पर पट्टी लगा देती है। नीता और राकेश दोनों करीब आते हैं। कुछ देर बाद राकेश बेडरूम से बाहर चला जाता है। ऐसे करते करते कुछ घंटे बीत जाते हैं। आदित्य नीता को 30,000 दे देता है। ये लो 30,000 रुपया नीता, जैसे कि मैंने तुमसे वादा किया था। आज तो मजा आ गया दोस्तों। अच्छा जी, मजा तो तब आएगा जब तुम ये वीडियो देखोगे। कौन सी वीडियो? वही वीडियो जिसमें तुम लोग काफी एंजॉय कर रहे थे। तभी नीता अपना मोबाइल निकालती है और वो MMS सबको दिखाती है। MMS देखकर सब लोग काफी डर जाते हैं। जब मैंने राकेश की आंखों पर पट्टी बांधी थी, मैंने कैमरा तभी ऑन करके कमरे में रख दिया था। अगर तुम लोग चाहते हो ये MMS में किसी को ना दिखाऊं, तो मुझे हर महीने 2 लाख मेरे घर पर पहुंचा देना, वरना ये वीडियो तुम्हारे परिवार में पहुंचने में देर नहीं लगेगी। सब लोग आपस में सोच विचार करते हैं और वो मान जाते हैं। नीता वहाँ से चल जाती है। दोस्तों, हम लोग तो बहुत बुरी तरह से फंस गए। अब हर महीने 2 लाख कैसे होगा? मैं तो नहीं दे पाऊंगा भाई, कुछ करो, कुछ करो। साले आदित्य, लड़की को लाना तेरा आइडिया था ना बेटा? ना तू लड़की लाता ना ही प्रॉब्लम होती। अब तो एक ही रास्ता है। क्या आइडिया है? हमें नीता को बड़ी होशियार से इस दुनिया से साफ करना होगा। ना वो रहेगी, ना ही उसे पैसा देना पड़ेगा। हाँ यार, बोल तो तू सही रहा है। मैंने सुना है वो अकेली रहती है, उसको तो मानना फिर आसान होगा। रात के समय सब चुपचाप नीता के घर जाते हैं। नीता अपने बेडरूम में सो रही थी कि तभी अचानक रिंकू से ग्लास टूट जाता है, जिससे नीता की नींद टूट जाती है। तभी चारों दोस्त बेडरूम के अंदर आते हैं। तुम लोग इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? भागो यहाँ से, वरना पुलिस बुला लूंगी। तुमने मुझे ब्लैकमेल करके अच्छा नहीं किया लड़की। कहाँ है तेरा मोबाइल? जल्दी ला, वरना तू तो गई आज। नहीं, मैं नहीं दूंगी मोबाइल। चले जाऊं यहाँ से फौरन। आदित्य नीता से मोबाइल छीन लेता है और उसके गले में चाकू मारकर वहाँ से चारों दोस्त फरार हो जाते हैं। कुछ दिन बीतने पर नीता की बॉडी डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाती है। छी, ये कैसी बदबू है? ये तो नीता के घर से आ रही है, चलकर देखना पड़ेगा। तभी संगीता डोरबेल बजाती है पर दरवाजा नहीं खुलता। संगीता पुलिस को कॉल करती है और पुलिस दरवाजा खोलकर अंदर जाती है। सब देखते हैं कि नीता मरी पड़ी हुई थी। इस बॉडी को देखकर लगता है इसका मर्डर 7 दिन पहले हुआ था। गौर से देखो, चाकू गल से आर पार निकल गया है। खूनी से बहुत अच्छी से जानता है। मतलब मोहन, घर की तलाशी अच्छी से लो और जो नीता की जान पहचानने वाले उन्हें पूछताछ करो। सर, मैंने सबसे पूछताछ की, मगर कोई नीता के बारे में कुछ नहीं बता पा रहा है। कुछ देर तक छानबीन करने के बाद मोहन को एक लैपटॉप मिलता है जिनमें उन चारों का MMS रखा हुआ था। हो ना हो, खूनी यही है। नीता ने इन चारों को ब्लैकमेल करती होगी, जिसकी वजह से इन सब ने इसको मार डाला। मोहन, मुझे ये चारों की 4 पुलिस स्टेशन में चाहिए, वो भी जल्द से जल्द, जिंदा या मुर्दा। सर, क्या हुआ है? आप लोग यहाँ क्यों लाए हो? क्या किया है हमने? क्यों मारा नीता को? क्या ये क्या बोल रहे हैं आप सर? भला हम क्यों मारते हैं नीता को? अनजान मत बनो तुम लोग। हमारे पास तुम लोगों का MMS है जो नीता के लैपटॉप से मिला था। तो तुम शायद भूल रही है कि उस रूम में एक प्राइवेट कैमरा भी लगा हुआ था जिसमें तुम लोग साफ साफ दिख रहे हो। अब बताओ, क्यों मारा नीता को?
सर नीता हम लोग को ब्लैकमेल करती थी। उसने हर महीने 2 लाख की डिमांड करती थी और हम सब के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। तंग आकर हम लोग नीता को मार डाला। पर सर हमें तो रूम में कोई प्राइवेट कैमरा मिला ही नहीं। सर ये तो चीटिंग है। आपने झूठ बोला। पर बेटा तूने तो सच बोला ना। अब जेल में छोड़ो फांसी की ऑर्डर आने तक। पीहू उठकर बाबा जी के समीप जाती है। बाबा जी खड़े होकर कुछ मंत्र पढ़ते हैं। ओम हिंग मंत्र पढ़ते ही बाबा जी के हाथ में एक जादुई लड्डू आ जाता है। ये लो बेटी, ये प्रसाद खा लो, तुम्हें बच्चा अवश्य होगा। पीहू और आकाश की शादी हो जाती है। पीहू जहाँ गरीब परिवार से थी, वहीं आकाश एक अच्छा लड़का था। अच्छी कंपनी में जॉब करता था। पीहू के पापा और आकाश की माँ काफी खुश थे इस शादी से। शादी के दूसरे दिन आकाश ऑफिस जाने के लिए इंतजार करता है। अरे पीहू कहाँ हो? मेरी ऑफिस की बैग ला दो जल्दी से, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो जाएगी नहीं तो। हाँ जी, अभी लेकर आई। पीहू आकाश का ऑफिस का बैग लेकर आती है और आकाश को देते हुए कहती है, ये लीजिए आपका ऑफिस का बैग। ठीक है, तो मैं चलता हूँ ऑफिस। अपना और माँ जी का ध्यान रखना। ठीक है। मैं चला जाऊँ? हाँ जाइए। नहीं, अगर तुम मना करोगी तो रुक जाऊंगा आज। कोई जरूरत नहीं रुकने की, आप ऑफिस जाइए। आपकी बीबी हूँ, यही रहूंगी, कहीं भाग के नहीं चली जा रही हूँ। ठीक है, तो चलता हूँ। हाँ बाबा जाइए, मुझे काम है। और फिर आकाश ऑफिस के लिए चला जाता है। मेरा पागल पति। पीहू की सास किचन में काम कर रही होती है। तभी वहाँ पीहू पहुँचती है। माँ जी क्या बना रही है आप? मैं आपकी मदद कर दूं? अरे नहीं बहू, अभी तुम नई शादी करके आई हो। अभी जाओ, तुम बैठो, मैं कर लूंगी। अरे माँ जी, नई शादी करके आई तो क्या हुआ, मैं आपकी मदद तो कर ही सकती हूँ। वैसे भी मैं बैठकर क्या करूँगी अकेले, तब तक मैं आपको यहाँ कुछ मदद कर देती हूँ। बताइए क्या करना होगा? अरे मेरी प्यारी बहू, आजा यहाँ। सास बहू की काफी अच्छी पटने लगती थी। 2 साल बाद एक रोज पीहू की सास कमरे में बैठी हुई थी। पीहू चाय का कप लिए सुबह अपनी सास के पास आती है। गुड मॉर्निंग माँ जी, आपकी सुबह की चाय आ गई। गुड मॉर्निंग बहू, आओ यहाँ बैठो। माँ जी आप काफी परेशान दिख रहे हैं, क्या हुआ माँ जी? कहिए, कुछ बात है? अरे नहीं बहू, कोई बात नहीं है, बस यूं ही। अरे माँ जी, मैं तो आपकी बेटी जैसी हूँ, कहिए ना क्या बात है? अब इतना जिद कर रही हो तो सुनो। वो पड़ोसी सिंह जी है ना, उसके बेटे की शादी हुई थी 1 साल पहले। उसे बच्चा हो गया, कितनी खुश है उसकी माँ। और तेरी शादी को 2 साल हो गए, अभी तक भी हमारी गोद में कोई बच्चा नहीं आया। इसी बात से परेशान थी। अब मैं भी चाहती हूँ कि मेरे गोद में भी मेरे पोता पोती खेले। अब तू ही बता, कब खुशखबरी दे रही है मुझे? माँ जी, लेकिन वो तो सिर्फ मेरे हाथ में नहीं है, वो तो ऊपर वाले के हाथ में है। मैं तो कोशिश कर रही हूँ, लेकिन हमारा बच्चा भी नहीं हो रहा है। शायद कोई दिक्कत है, डॉक्टर भी दिखा रहे हैं हम लोग। अरे बहू, वो डॉक्टर वक्टर कुछ नहीं करता है, वो तो सिर्फ दवाई देते हैं। मैं एक बाबा को जानती हूँ, मेरे साथ चलना, वो अच्छा दवाई देते हैं। कोई जड़ी बूटी देंगे जिससे तुम्हें बच्चा हो जाएगा। बहुत किसी को हुआ है यहाँ पे। ठीक है माँ जी, मैं उनसे बात करके आपको बताती हूँ। रात का वक्त हो रहा था। पीहू अपने कमरे में काफी शांत होकर बैठी थी। उसकी सास की बात उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी। तभी उसके पति आते हैं। अरे पीहू क्या हुआ, शांत क्यों बैठी हो? पीहू के दिमाग में उसकी सास की बात घूम रही थी, जिस कारण वो अपने पति की बात भी नहीं सुन पा रही थी। उसके पति आकाश फिर से कहते हैं, अरे पीहू क्या हुआ? हाँ जी बोलिए। अरे पीहू तुम काफी परेशान हो, क्या हुआ बताओ ना। अब मैं आपको क्या ही बताऊं। वो आज माँ जी कह रही थी कि हमें कोई बच्चा नहीं हो रहा है।
उन्हें भी शौक है, उन्हें भी मन करता है कि उनके गोद में पोता पोती खेले, और हमें एक भी बच्चा नहीं हो रहा है। पीहू हो जाएगा। हम लोग डॉक्टर के पास जा रही है चेकअप के लिए। डॉक्टर जरूर कुछ ना कुछ उपाय निकाल देंगे। वो बात तो है, लेकिन माँ जी समझना नहीं चाहती। वो बोल रही थी कि कोई बाबा है, उनके पास जाने के लिए वो कोई जड़ी बूटियाँ कुछ कर देंगे जिससे हमें बच्चा हो जाएगा। माँ भी ना ये सब चक्कर में पड़ी हुई है। अब एक काम करो, माँ के साथ तुम भी चले जाना वहाँ पर, देख लेना कौन सा बाबा है और कौन सी जड़ी बूटी दे के हमें बच्चा देते हैं। माँ को भी खुशी मिलेगी और तुम भी घूम के आ जाओगी। जी ठीक है। दूसरे दिन पीहू और उसकी सास उस बाबा के आश्रम के बाहर पहुंच जाते हैं। बहू, ये देखो, बाबा का आश्रम पहुंच गए हैं हम लोग। बाबा जी के आश्रम से एक औरत बाहर निकल के आ रही थी। तभी पीहू से पूछती है, अरे सुनिए सुनिए सुनिए, ये बाबा जी कैसे हैं? अरे ये बाबा जी बहुत अच्छे हैं। जो भी समस्या है आप उनके पास कहिए, आपकी समस्या का हल निश्चय होगा। ये कहते ही वो औरत चली जाती है। अरे बहू, मैं कह रही थी ना, ये बाबा जी बहुत अच्छे हैं। चल, ये हम लोगों की समस्या का समाधान भी अवश्य निकालेंगे। फिर पीहू और उसकी सास दोनों जाकर बाबा जी के समीप हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं, जहाँ और भी औरतें आए थे अपनी अपनी समस्याएं लेकर। बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो। प्रणाम बाबा जी। खुश रहो बच्चों, खुश रहो। बताओ यहाँ कैसे आना हुआ, क्या समस्या है तुम्हारी? बाबा जी, मेरे बहू को बच्चा नहीं हो रहा है। 2 साल हो गए शादी को, लेकिन अभी तक मुझे पोता पोती का मुंह देखने को नहीं मिला है। आप कुछ कृपा दिखाइए बाबा जी, ताकि इससे बच्चा हो जाए और मेरे गोद में मेरा पोता पोती खेले। बाबा जी अवश्य करेंगे। तुम्हारा समस्या का समाधान जो भी आता है, बाबा जी की शरण में उसकी समस्या दूर हो जाती है। जय हो बाबा जी की जय हो। एक काम करो बेटी, यहाँ आओ मेरे पास, मेरी समीप आओ। पीहू उठकर बाबा जी के समीप जाती है। बाबा जी खड़े होकर कुछ मंत्र पढ़ते हैं। मंत्र पढ़ते ही बाबा जी के हाथ में एक जादुई लड्डू आ जाता है। ये लो बेटी, ये प्रसाद खा लो, तुम्हें बच्चा अवश्य होगा। फिर उस प्रसाद को बाबा जी के पास से ले लेती है। 9 महीने के बाद पीहू को एक प्यारा सा बच्चा होता है। इससे पीहू की सास काफी खुश होती है और उसका पति आकाश भी काफी खुश होता है। अरे बहू, ला ला ला, मुझे बच्चा दे, मैं अपने पोता को थोड़ा सा अपने गोदी में खिला तो लूं। पीहू की सास पीहू से उसके बच्चे को लेती है, गोदी में खिलाती है। आले ले 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 मेरा बच्चा, अरे ले 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 गुलू 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 गुलू। पीहू की सास काफी खुश हो जाती है उस बच्चे के आने से।